मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने moneycontrol.com को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिए गए सबसे बड़े इंटरव्यू में पीएम मोदी ने 2024 पर बोलते हुए कहा है कि 2014 में मोदी को कोई नहीं जानता था, फिर भी जनता ने जनादेश दिया। और अब जब 10 साल बाद जनता को हर जगह मोदी दिखता है तो इसमें संदेह नहीं कि लोग इस बार भी सही चुनाव करेंगे। यानी पीएम मोदी ने जैसे ही 24 की सियासी तस्वीर साफ की, वैसे ही सियासी संग्राम भी छिड़ गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नए भारत की नई इबारत लिखने वाले नरेंद्र मोदी ने 2023 में ही 2047 तक का विजन क्लियर कर दिया है। मोदी ने वो तस्वीर साफ कर दी है जिसके दम पर 2024 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश मिलने वाला है। और ये बात पीएम मोदी ने अब तक के सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू में बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, फिर भी मुझे इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद अब जनता को हर जगह मोदी दिखता है। चंद्रयान मिशन में भी, मेरी हाल की अमेरिका यात्रा में भी, अब जब जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 साल में देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण का पालन किया है। और यही वजह है कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मोदी की चर्चा हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। माननीय मोदी जी के रूप में एक ऐसा अभिभावक उत्तर प्रदेश को मिला है जो सभी की चिंता करते हैं और गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी ने भारत के विकास, G20 समिट समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 के लिए आदर्श वाक्य वासुधैव कुटुंबकम है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हमारा सिद्धांत है। 9 साल से सबका साथ, सबके विकास का पालन किया। दुनिया को एक साथ लाना ही हमारा लक्ष्य है। वैश्विक चुनौतियों का एक साथ सामना करना है। विकास को हर क्षेत्र, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते रहे हैं, हमारे लिए देश परिवार की तरह है और उसी दिशा में वो लगातार काम भी कर रहे हैं। G20 के माध्यम से आज हम पूरे संसार को बता सके हैं कि हमारे हिंदुस्तान अनेकता में किस प्रकार से एकता के साथ चलता है। हमारा परिधान क्या है, हमारा खान पान क्या है, इसमें भी कामयाब हुए हैं कि हम देखें कि बड़े से बड़े समिट को हम कर सकते हैं। पूरा देश मिलकर आपका आवभगत जो करता है और G20 के माध्यम से देश की शक्ति भी मालूम पड़ रही है और उसका एक अच्छा आयोजन जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली के अंदर वातावरण जो बना हुआ है, मेहमान नवाजी का बना हुआ है, ये हमारे संस्कार है, संस्कृति है। 2014 के बाद पीएम मोदी की नीति और 2024 के लिए पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष भले ही दूर दूर तक ना हो, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर अपनी बात रखी, उस पर जरूर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री जी से आपसे आग्रह है, अरे कुछ दिन काम करना कम कर दीजिए या 2-4 दिन 10 दिन काम मत करिए। या आप इतना काम करते हैं, इतने कदम उठाते हैं, उसके बाद 240 किलो रुपए टमाटर बिकता है। हर जीवन में चीजें जो हैं आम आदमी की वो महंगी होती जा रही और उस पर भी आप जले से नमक छिड़कते हैं कि मैंने ये करके, मैंने वो करके, दिन रात काम करके, कदम उठाकर महंगाई कम कर दी है। अरे भारतवर्ष में जो सुन रहा होगा ना, इसको हंस रहा होगा। हम जो हमारे साथी विपक्ष के लोग हैं, अगर सही बात को अप्रिशिएट करेंगे तो लोग देख रहे हैं, लोगों को लगेगा कि यार ये सही बात कर रहे हैं। और सरकार की अगर कमियां और खामियां पार्लियामेंट में निकालेंगे तो लोगों को लगेगा ये सही बात कह रहे हैं, तो विपक्ष मजबूत होगा। और अगर बगैर मतलब की अब जब चौथे और 5वें पे फ्लक्चुएट करती हुई तीसरे पे जा रही है और इसमें भी हमारे विपक्षी साथी जो गठबंधन, महागठबंधन बना रहे हैं, इसमें भी कमी निकालेंगे तो देखने वाले लोगों को लगेगा ये तो बगैर मतलब के खिलाफत करते हैं। तो इससे विपक्ष और कमजोर होता जाएगा। तो सही बात को सही। पीएम मोदी ने moneycontrol.com को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर वो मुद्दा उठाया जिसे उन्होंने राष्ट्रहित में साकार किया और हर उस पहलू पर अपनी बात रखी
जिससे वैश्विक पटल पर भारत का सर गर्व से ऊंचा उठे। चाहे मिशन चंद्रयान हो या फिर कोरोना महामारी में दुनिया की मदद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से महंगाई पर भी सवाल पूछे गए। दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई कम है, तो आगे की रणनीति क्या है? जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई दर कम रही है। मुद्रास्फीति भारत समेत अधिकांश देशों की समस्या है। मुद्रास्फीति का दुनिया सामना कर रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो इंटरव्यू है वो भारत सरकार की नीतियों की झलक है, और जिस तरह से उन्होंने देश के लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाके उसका वो निदान किया। जो लोग चुनाव के लिए फ्रीबीज करते हैं उसकी जगह उन्होंने खाते खुलवाए, उनको गैस देना, उनकी जिंदगी को बेहतर करना, उनके लिए पक्के मकान बनाना, उनको स्वास्थ्य के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड देना, उनको पूरी तरह से इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, इसके लिए काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितने भी काम किए हैं जब आवाम के हित में, उसमें उन्होंने वोट को ध्यान में रख के काम नहीं किया। लेकिन जो लोग चुनाव के वक्त में 5 साल 10 साल 50 साल सोते रहते हैं और चुनाव के टाइम में कह देंगे हम आपको ये देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, अरे आप उनके जीवन को ऊंचा उठाइए। नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं, अगर विपक्षी दल के लोग उसकी सिर्फ कार्बन कॉपी कर लें, जितना देर मोदी जी मेहनत करते हैं उतना मेहनत करें, जितना वो जनता के लिए सोचते हैं वैसे सोचे। ये लोग करेंगे नहीं, सिर्फ पिकनिक करेंगे। भारत बनाम इंडिया की लड़ाई अब और तेज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो अब इस विवाद में मायावती की भी एंट्री हो गई है। मायावती ने कहा है कि पहले विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखना और अब देश में भारत नाम की चर्चा सोची समझी रणनीति है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे अब नाम पर सियासी संग्राम छिड़ा है। देश में इन दिनों भारत और इंडिया पर संग्राम छिड़ा है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ विपक्ष, जिसने यूपीए से बदलकर गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया और फिर उसी इंडिया पर शुरू हुई सियासत में भारत की एंट्री हो गई। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह G20 के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जो अब विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। इंडिया विवाद पर मायावती ने बीजेपी के साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी भारत नाम को मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाओं से खेल रही है, तो विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भी सियासी रणनीति के तहत ही अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो सोच समझकर सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है। इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया। दरअसल खबर है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर ये प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि G20 के आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिस पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा भारत कहने से क्या हालात बदल जाएंगे? भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नाम से होना चाहिए था, ये उसको भारत कहकर
तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? तो बेहतर यही था कि इसमें ये जो हम अपने घर में का झगड़ा दूसरों को भी बता रहे, जाहिर कर रहे हैं कि हमारे घर में इख्तलाफ है, तो हमें हमारा जो कुछ भी मसाइल है इंडिया की अपनी जगह है, दूसरे मुल्कों से जो हमारा राब्ता है या ताल्लुकात है वो अपनी जगह है। देश में बदलाव की बयार पिछले 9 साल से लगातार चल रही है। गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर भारत के अभिमान और स्वाभिमान से जुड़े प्रतीकों को देश की जनता से रूबरू कराया जा रहा है। और इसी कड़ी में जब तक बात भारत नाम की आई तो सियासी पारा भी हाई हो गया। विपक्षी नेताओं ने एक गठबंधन बनाया इंडिया, और उस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को इतना डर और इतनी तकलीफ हो गई कि अब लिखा पढ़ी में भी कह रहे हैं कि इंडिया नहीं रखेंगे, भारत रखेंगे। हमारे लिए तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक ही बात है, एक ही फीलिंग आती है। अब बीजेपी नामों को लेकर के राजनीति करने लगी, क्योंकि जो सपने देश को दिखाए थे उन सपने पर फेल हो गए। वैसे तो देशवासी भारत और इंडिया दोनों नाम प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत का संविधान वर्तमान में देश को इंडिया यानी भारत को दर्शाता है। लेकिन इसे केवल भारत कहने के लिए संशोधन करने की मांग बढ़ रही है। संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत करने की मांग तेज हो गई है और सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इंडिया का नाम बदलने का प्रस्ताव ला सकती है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं और इसे लेकर बयानबाजी का बाजार भी गर्म है। हालांकि अभी भारत वाले प्रस्ताव को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन संकेत आने वाली स्थिति को साफ कर रखी हैं कि मोदी सरकार की तैयारी पूरी है। शायद यही वजह है कि विपक्ष की बेचैनी का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो भारत के ही विरोध में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद से अगली खबर। एसपी सांसद एसटी हसन ने बयान दिया है। उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर कहा, सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्था है। ये कह रहे हैं एसटी हसन। धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बयान दिया है। उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि सनातन में करोड़ों लोगों की आस्था है और हमें लगता है कि धर्म को लेकर इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है। हम समझते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्मों को सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है। तो हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। और कानपुर से अगली खबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। उदयनिधि स्टालिन ने एक सभा में सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान दिया था। सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काने का है। जूही थाने में पहुंचकर अधिवक्ता ने तहरीर दी है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी से तुलना की, जिसके बाद रामपुर में एफआईआर दर्ज हुई और अब खबर आ रही है कि कानपुर में भी जूही थाने में तहरीर दी गई है। एक वकील की तरफ से तहरीर दी गई है और इस पर मामला दर्ज करने की मांग की गई है। और सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ रामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिवक्ता राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने यह कोतवाली सिविल लाइंस में केस दर्ज कराया है। और आपको बता दें कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कही थी। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।